आइए प्यार दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होगी दोस्तों इन पेपर वाले मॉक टेस्ट से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके पेपर से पहले का एक मॉक टेस्ट नंबर 7 दोस्तों, जो आपको इस तरह का दोस्तों विश्वास दिलाएगा अपने अंदर कि हाँ आप मैथ्स में कुछ स्कोर कर सकते हो दोस्तों। कुछ नहीं, बहुत कुछ दोस्तों। 10+ तो दोस्तों आप कम से कम कर पाओगे यदि आपने दोस्तों साथ के साथ ये मॉक टेस्ट लिए होंगे दोस्तों। और मैंने आपको चैप्टर वाइज दोस्तों 3-4 चैप्टर की मैंने आपको वीडियो भी दी थी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज 7वां दोस्तों। चलो भाई आइए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन को उस अप्रोच से करने वाले जो दोस्तों आपको एग्जाम में लगाने डायरेक्ट। तो देखो देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य वाली संख्या का वर्ग क्या होगा दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत, तो इसका मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब कि कॉन्जुगेटिव, क्या हो दोस्तों, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का। ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात करेंगे। अब इसमें ये तो बिल्कुल नहीं बताया गया कि हमारे पास जो नंबर है वो कैसे हैं, रियल है कि नेचुरल है या इंटीजर है या कैसे नंबर। जब भी हमारे पास ऐसे सिंपल बात करेगा तो हम ना उसको नेचुरल कॉन्जुगेटिव नंबर मान लेंगे। ठीक है, अगर सम की बात करें तो वहां पे लिखेगा जरूर वो। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3 क्या कॉन्जुगेटिव नंबर। तो मैं कह रहा हूं देखो पहला एक्स है, तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक अगले वाला, मतलब कि लगातार दोस्तों। तो नेचुरल जैसे कि 1 2 3, ये तीनों क्या दोस्तों कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, मतलब कि उनके बीच में डिफरेंस केवल 1 है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों यहां पे मानूंगा मैं क्या, x x+1 और x+2 दोस्तों। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इन तीनों का योग कितना दोस्तों 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो देखो x x और x, मतलब कि x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर 15 दोस्तों। कितना दोस्तों 15। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, तो मेरे पास देखो x और x और x, ये कितना होगा 3x, और देखो 1 और 2 3, 3 इस तरफ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 15 में से 3 गया तो 12। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना है दोस्तों 4, कितना है दोस्तों 4। और हमसे क्वेश्चन में क्या करा, तो मध्य वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो मध्य वाली दोस्तों क्या है x+1, जानते बीच वाले। ठीक है भाई, तो देखो x ये कितना 4 है, तो ये कितना हो दोस्तों 5। ठीक है भाई, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा भाई 25। ठीक है, ये आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये कर पाओ दो सब। ठीक है, तो 25 था इसका। ठीक है भाई, आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते थे। ठीक है, वहां से देखो आप जैसे 4 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का है, ऐसे आप चेक करते बीच वाले ले उस तरफ। ठीक है, ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों। सिंपल क्या है कि जो क्वेश्चन में कहा ना बस वो कर दो आप, ये आप बहुत फास्ट कर दो दोस्तों। आइए भाई अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। चलो भाई आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखो देखते हैं क्या है इसकी कहानी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर -1, 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर -2। तो देखो इसकी वैल्यू चाहिए हम पास 3 की पावर 1, तो प्लस वाली पहले लिख लेता हूँ भाई, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -1 प्लस में 3 की पावर-। अब जिन बच्चों को मैथ का ज्ञान ही नहीं पता वो क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ऐसे -1 से -1 कट गया, -2 से -2 कट गया, ऐसे कर देते हैं वो। ऐसे आपको नहीं करना, इसका पावर मतलब एक चीज देखो भाई, 3 का स्क्वायर क्या तो है, 3 की पावर क्या मतलब 1, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, और 3 की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या 1/3। ठीक है भाई, प्लस पावर नहीं चाहिए दोस्तों इनकी, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9। ठीक है भाई, एक चीज तो यहाँ से आप देख पाए क्या कि देखो ये नंबर हमारे पास 1 से तो छोटे होंगे, तो हमारे पास 3 और 9 यानी 12, 12 प्लस कुछ हमारे पास ऑप्शन होगा, मतलब कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 12 से तो बड़ा होगा। अगर 12 से बड़ा होगा तो आप एक चीज देख पा रहे, जो ऑप्शन हमारे पास बी है, बी और सी दोस्तों तो कट ही जाएंगे, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या, 3×5 = 15, तो ये तो 5 ही है दोस्तों बस, है ना। और ये कितना दोस्तों 3 एकम 3, यानी ये 1 के पास ही है, तो ये कट गया दोस्तों। परंतु यहाँ देख पा रहे देखो ये कितना, देखो 9 एकम 9, यहाँ से कितना बचा 2, और 9 दूनी 18, तो 12 बन रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तो 12 बन रहा है, तो 12 के आसपास है, ये भी ऐसा ही है। देखो 9 एकम 9, और यहाँ से कितना बचा 1 और 9, 9 दूनी 18 है, तो मतलब हमारे पास ए और डी में से कोई आंसर है दोस्तों। तो देखो भी सॉल्व कर दे, 3 और 9 कितना होगा दोस्तों 12 प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखो 9 एलसीएम इन दोनों को करना भाई,
3 9 को करता 3 बार, तो 3 एकम 3 प्लस 1, तो हमारे पास देखो 12 प्लस 3 और 1 4 बटे 9। तो देखो 12 नंबर 108 और 4, 108 और 4 कितने दोस्तों 112, 112 बटे 9, 112 बटे 9, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे मेन चीज क्या समझनी थी कि 3 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या, 3 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या, ये तो आप समझते थे, ठीक है ना। एक छोटी सी बात जान लो, जब भी हमारा देखो 3 की पावर 1 है, ठीक है भाई, और 3 पर जैसे माइनस लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख दूँ ए की पावर -1 है, तो उसका मतलब है कि एक 1 बटे ए, और यहाँ लिखा ए की पावर -2, तो इसका मतलब है 1 बटे ए की पावर 2। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था भाई, 3 पावर यहाँ थी, यहाँ नीचे क्या थी 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 9। जैसे यहाँ पे समझा दूंगा आपको, ए की पावर 3 की पावर -2, तो इसका मतलब होता है 1 बटे 3 की पावर +2 दोस्तों, ठीक है। और 3 की पावर +2 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पर -2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 बटे 9 दोस्तों। क्लियर चीज है। अगर ये चीजें आप समझते हो तो दोस्तों ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत आसानी से आप कर पाओ दोस्तों। तो चलिए भी आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पे शॉर्ट अप्रोच हम लगा पाएंगे दोस्तों वो हम लगाएंगे, ठीक है। अभी अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, देखो पहले क्वेश्चन को देखो एक बार, और आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और वाक्य में आप सही कह रहे हो, इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ भी। तो देखो चीज देखो भैया, आप ये जानते हो, देखो एक 1 बटे, तो मतलब कि 1.5 है, ऐसा 11.5, ऐसे 111 और आधा, ठीक है। मतलब कि आधा आधा दोस्तों 4 बार है, मतलब क्या आधा आधा जोड़ के तो क्या बन जाएगा दोस्तों 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो भी सम बनेगा वो पूरा नंबर बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों पूरा नंबर बनेगा, आधा वाधा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि आधा आधा 4 बार है, तो आधा आधा मिलकर क्या हो दोस्तों 2 हो जाएगा। तो मेरे पास अगर इसके अकॉर्डिंग, तो मेरे पास ऑप्शन जो डी है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्या है दोस्तों आधा आ रहा है यहाँ पे, तो आधा वाला नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं, देखो तो मेरे पास क्या दोस्तों 1111, मतलब कि मेरे पास 1000 से बड़ा नंबर है, और इससे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास तो बड़ा ही नंबर बनेगा भाई, 1111 से तो बड़ा नंबर बनेगा। तो मेरे पास देखो ना तो ये बड़ा है इससे, ठीक है, ना ही ये है दोस्तों 618, मतलब 1100 तो बहुत छोटे हैं, तो मेरे पास सी भी कट गया और डी भी कट गया, तो मेरे पास केवल और केवल कौन सा बचा दोस्तों ए। तो ए इज द राइट। ऐसे भी आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, क्या कर पाओ दोस्तों आप इस क्वेश्चनों को, बस अपनी ऑब्जर्वेशन और जो सिंपल मीनिंग है दोस्तों चीजों का, एक जैसे कि 1 से 1 बटे 2 मतलब कि 1 + 1 बटे 2, जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो क्वेश्चन कैसे करें डिटेल में आप करने लगे तो भाई, क्योंकि डिटेल ज्यादा लंबा नहीं जाएगा हमारे पास ही। देखो इसका मतलब है 1 प्लस, ऐसे लिख लिया करो जब फ्रैक्शन में दिक्कत हो ना आपको सॉल्व करने में, तो ये 11 + 1 बटे 2, ठीक है भाई, और ये 111 + 1 बटे 2 प्लस 11 11 + 1 बटे 2, ठीक है भाई। तो यहां से आप देखेंगे, देखो ये 1 बटे 2, ये 1 बटे 2, ये 1 बटे 2, ये 1 बटे 2, तो ये तो कितना हो दोस्तों 1 बटे 2 होगा 4 बार, कितना दोस्तों 4 बार, ठीक है भाई। ऐड करेंगे तो 4 बार हो गया, और ये कितना दोस्तों 1 + 11 + 111 + 1111, ठीक है भाई। यहां से कितना दोस्तों ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया खाली 2। आप इसको ऐड भी करेंगे, देखो आप सिंपल तरीके से देखो, जब भी हमारे पास ऐसा ना, तो आप देख ही पाए, देखो 1 1 4 आ जाएगा, देखो 1 1 और 1 कितना है दोस्तों, पहले 4 फिर 3 और ये फिर 2 और ये 1, आप ऐड करेंगे कितना है दोस्तों 1236, 1236। क्लियर दोस्तों। आप यदि डिटेल भी जाए तो आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला इसको, ठीक है। अगर आप मैथ की थोड़ी सी समझ रखते हैं मेरी तरह, अगर आप इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन को, तो आप केवल देखते ही केवल विद इन 2-3 सेकंड्स में आप इसका ऑप्शन टिक कर दो, तो ठीक है। तो चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों, आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एक बार ध्यान से देखें सभी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि 68 मीटर लंबे और 51 मीटर चौड़े हॉल के फर्श को ढकने के लिए आवश्यक वर्ग टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब एक छोटी सी बात देखो भाई, हमारे पास तो देखो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन है, आप इनसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे घर में लगी हुई है, परंतु हम उनको देखते नहीं है ध्यान से। तो आज से देख लेना, क्योंकि वहां से कई बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हो अगर आप चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हो तो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से ही क्वेश्चन होते हैं, है कि नहीं। तो देखो बात को समझो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या दोस्तों,
हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर हॉल है, फर्श है, ठीक है भाई, इसका फर्श है, ठीक है। इसको दोस्तों हमको क्या करना, टाइलों से, वर्गाकार टाइलों से, वर्गाकार टाइलों से दोस्तों क्या करना, इसमें बिछानी है। मतलब ऐसा आपके जैसे घर में भी होता है दोस्तों, आप चौपाल वगैरह आपने देखी हो ध्यान से, तो आप वहां पे क्या होते टाइल लगी होती है दोस्तों, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये है, पहले तो ये समझो कि इसकी जो लेंथ है वो 68 है, मतलब कि मैं बात करूं इसकी वजह से, ये 68 मीटर है, ठीक है भाई, 68 मीटर लंबा, और इसकी जो चौड़ाई ये ब्रेथ है दोस्तों वो कितनी है, 51 मीटर, ठीक है। इतना समझो बात को। मैं आपको क्वेश्चन को एक्चुअली में इतना फिगर वगैरह के क्यों समझा रहा हूं, कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बन जाए, और कॉन्सेप्ट दोस्तों पावर होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो दोस्तों आपको अपनी पावर बढ़ानी है तो कॉन्सेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों चीजों को शुरुआत में बहुत बारीकी से जानना पड़ता है, ठीक है। तो आइए उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटी छोटी बातें जानते हो दोस्तों, ये रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ होती है इसकी, और ये ब्रेथ होती है, ठीक है भाई। अब देखो बात को समझो, अब ये क्या कह रहा है कि इस पे इतनी चौड़ी दोस्तों फर्श को ढकने के लिए आवश्यकता वर्ग का टाइलों की न्यूनतम संख्या दोस्तों। अगर हमको टाइलों की न्यूनतम संख्या रखनी है तो दोस्तों हमको टाइल बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी, और टाइल वर्गाकार होनी चाहिए। अब यहां पे एक चीज और है, जब भी ऐसी बात आती है ना तो वहां पे हम टूटी फूटी टाइलें नहीं लगाते, समझे बात को, टूटी फूटी टाइलें नहीं लगाते, सादी टाइलें चाहिए पूरी की पूरी कंप्लीट। अगर मेरा ये करे कि ये कह रहा बड़ी से बड़ी, तो मैं क्या करूंगा, एक टाइल ही ना डाल दिया मैं, पर ये हमारे पास जो टाइल इतनी बड़ी बन जाएगी तो वो तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। परंतु क्या कह रहा है, स्क्वायर चाहिए, दोस्तों क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर एक्चुअल में यहां पे हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है, और हमारे पास क्या परफेक्ट नंबर आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये हमारे पास यहां पे जो ये बनेगा, ये टाइल ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी टाइल इसमें लगानी है मेरे को, ऐसी टाइल मेरे को लगानी है दोस्तों। तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर की टाइल्स आएंगी, मतलब 2 3 4 5 6 10 8 10 ऐसे ऐसे ऊपर दोस्तों, मतलब कि आधा आधा नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए पता क्या होता है, तो इस टाइल की जो लेंथ होगी, क्योंकि वर्गाकार है मतलब लेंथ भी ब्रेथ भी इसकी बराबर होगी। तो एक्चुअल में जो इसकी लेंथ आती है, या मैं बोल दूं ब्रेथ आती है इसकी, यानी बोले साइड आती है इसकी, वो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो HCF होता है वही साइड बनता है। क्योंकि मुझे क्या करना होता है एक्चुअल में, इस साइड को डिवाइड करना होता है इस टाइल के हिसाब से, ठीक है। तो डिवाइड करने वाला मतलब कि इन दोनों का HCF, तो एक्चुअली मेरे पास जो टाइल की साइज आएगा, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ आएगी, मतलब बोलते साइड आएगी, वो क्या दोस्तों HCF L/B, L और B का दोस्तों। देखो यानी मैं बोल सकते हैं यहाँ पे टाइल टाइल की साइड, टाइल की साइड एंड टाइल की भुजा, ऐसे कह देते हैं, वर्ग की भुजा कह दो, वर्ग का टाइल भुजा। देखो हमारे पास क्या हो, HCF ऑफ 68 और 51, HCF ऑफ 68 51। आपके घर में जो मिस्त्री लगते हैं दोस्तों वो भी एक्चुअल में इसी डाटा का यूज करते हैं और इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं जब आपसे घर में टाइल बनवाते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या करते हैं, देखो भी HCF 68 और 51 का, देखो आप 68 और 51 का HCF करेंगे तो आपके पास पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो कितना, देखो 2, बस 70 चौका 68 होता है, 70 चौका 68, तो मैं क्या करूँ 2 गुना 2 और गुना 17, ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और 51 दोस्तों 3 गुना 17, तो मेरे पास जो HCF होता है वो क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखो कितना 17 है, यहाँ 17 है, तो और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मेरे पास जो HCF है दोस्तों वो 17 है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो ये लेंथ है इसकी साइड दोस्तों वो 17 मीटर है दोस्तों। कितनी दोस्तों 17 मीटर। बातें समझे नहीं समझे, तो अब 17 मीटर के ऐसे टाइल लगाएंगे तो ये देखो एक्चुअल में इस 68 को डिवाइड कर पाएगा और ऐसे इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। बातें समझे नहीं समझे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, एक बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया से, छोटे छोटे एरिया से फिल कर रहा हूँ। जब भी मुझे ऐसा करना पड़ता है, जब भी मुझे ऐसा करना पड़ता है और ये निकालना पड़ता है कि छोटा एरिया कितना है, ये छोटा वाला एरिया, तो मैं क्या करता हूँ इस बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एक एरिया से डिवाइड कर देता हूँ। तो वहां पे मुझे ये पता चल जाता है कि उसमें कितनी ईंट बिछनी है या उसमें कितनी टाइलें लगनी है, इस तरह से दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा एक्चुअली, यहाँ पे देखो टाइलों की जो संख्या होगी, टाइलों की संख्या पता क्या होगी भाई, इस वर्गाकार यानी कि आयत का आयतन, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और दोस्तों टाइल का क्षेत्र बट्टे में टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल।
ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। तो देखो मेरे पास आयत है, उसकी देखो आयत है तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, फर्श है आयतकार, तो उसको एरिया क्या तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी बोले तो 68 गुना 51 बटे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल मतलब देखो वर्गाकार है दोस्तों, वर्ग का मतलब कि भुजा गुना भुजा, मतलब कि 17 इसकी भुजाई है तो मतलब 17 गुना 17, 17 गुना 17 दोस्तों। ठीक है, बात को समझे नहीं समझे? अब एक चीज समझ गए होंगे आप कि देखो, अब देखो पता भी चल जाएगी यहाँ पे हमारे परफेक्ट एक इंटीजर आएगा। देखो देखो 17 से काटेंगे क्या मन को 3 बार, 17 तिक क्या मन और 17 चौका, तो मेरे पास देखो 4 तिया 12, ये है दोस्तों टाइलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या है टाइलों की संख्या। बात को समझे समझे, यानी मेरे को उस फर्श पे 17 17 मीटर वाली वर्ग का टाइल की जरूरत होगी, और वो दोस्तों 12 टाइल ही की जरूरत है, केवल 12 टाइल। कितने दोस्तों 12 टाइल, इस पे 12 टाइल लगा देंगे तो आपका जो फर्श है पूरी तरह से भर जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, बातें समझे कि नहीं समझे भाई? इतनी बातें समझो, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। उम्मीद करूंगा ये जो चीजें दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका जो पर्पज है दोस्तों मेरा समझाने का, कि आपके सामने इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि एक कॉन्सेप्ट की तरह आपके समझ में ये चीज आ जाए। ठीक है, तो देखो ये चीज ऐसे करा जाए क्योंकि आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं भाई। देखो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते सीधा। ठीक है भाई, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे सीधा। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या हमारे पास ये क्या कह रहा है कि राम बाबू ने अपने आय का 3% दान में दिया। ठीक है भाई, 3% तो दान दे देता भाई, और कह रहा शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि आय का सॉरी यदि अब उसकी आय उसके पास 12,804 रुपए है तो उसकी आय क्या है दोस्तों? देखो भाई, राम बाबू 3% दान कर देता है और 12% बैंक में जमा कर देता है, परंतु अब उसके पास कितने हैं भाई? 12,804 रुपए। तो देखो मैं कह रहा हूं उसकी जो आय है एक्स है, इसमें से उसने कितना दोस्तों 3% दान दे दिया। देखो 3% का मतलब समझो, मतलब उसका जो धन है 3 बटे आय दोस्तों 3% मतलब 3/100, मतलब 100 रही होगी तो 3 उसने दान कर दिया, तो मतलब उसके धन मतलब आय का 3 घटा के 97/100 अभी भी उसके पास है, अभी भी उसके पास है दान देने के बाद दोस्तों। अब क्या कह रहा कि देखो ये कह रहा हमसे शेष का, अब दान देने के बाद शेष तो यही बचा, अब इसका 12% वो जमा कर देता है। इसका कितना दोस्तों 12%, कितना करता भाई 12% जमा कर देता है। देखो तो अब उस यदि अब उसके पास, तो देखो 12% क्या होता दोस्तों, अब 12% का मतलब होता है भाई 4%, 1/25 तो 3, ये कितना दोस्तों 3 गुना, तो 3/25, 3/25 मतलब कि अगर मैं इसको 25 समझता हूं तो इसमें से 3 वो जमा कर देता बैंक में, तो उसके पास बचता दोस्तों कितना भाई 22 बटे कितना भाई 25, 22/25 दोस्तों। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप जैसे 88/100 भी रख सकते थे, ठीक है, वो भी एक तरीका होता अपने आप में। ठीक है, तो देखो अब ये उसके पास बचा है, परंतु क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12,804 बचे दोस्तों, 12,804। क्लियर है यहाँ तक? 12,804 उसके पास बचते हैं दोस्तों। देखो भाई अब इसको सॉल्व कर देना हमको, देखो तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो कैसे करेंगे भाई, 97 और 22 है, देखो करते हैं भाई। देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो x बराबर आ जाएगा 12,804 बना में 25 और बटे में कितना दोस्तों 97 गुना 22। ठीक है भाई, इतना समझ से जाओ। ठीक है, अब देखो हमारे पास देखो ये 22 ये 22 है, यहाँ 97 दोस्तों। और एक चीज देख पा रहे हैं हमारे पास जितने भी आ रहे दोस्तों परफेक्ट नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर जरूर कटेगा किसी ना किसी से, ये पूरा पूरा 97 से भी बिल्कुल कटेगा कटेगा। एक चीज देखो भाई, हमारे पास 25 है, कितना दोस्तों 25 है, कितना भाई ये 25 है, तो 25 हमारे पास मतलब कि हमारे पास जो ऊपर बनेगा वो 25 का मल्टीपल तो जरूर बनेगा, क्योंकि नीचे तो 25 का मल्टीपल कुछ है तो वो तो कटना है नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ जो 25 का मल्टीपल है हमारे पास ये ए तो नहीं है, तो ये ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इनमें से हो तो क्योंकि 25 से भी कटता 25 से भी कटता, क्योंकि लास्ट के 2 जीरो 25 से कटते हैं दोस्तों। अब एक छोटी सी बात देखो भाई, तो हमारे पास देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो 2 से काट दो पहले, तो फिर इसको मैं एकदम बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो 2 से काटो पहले, यह 11, इसको काटो 2 से 6 4 0 2 200। ठीक है 6 4 0 2,
6402। अब देखो 11 से काट देंगे, देखो 11 से काटेंगे कितना है दोस्तों, देखो 11 पंजे 55, यहाँ से कितना बचा दोस्तों, ये बचा हमारे पास 11 पंजे 55 काटने के बाद 5 और 4 90, तो 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22, इतना बचा दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितनी और कट रहा है ये, तो एक्चुअल में ये कितना को 9 पंजे 5, 9 पंजे 45, ये 6 बार 6 बार कट जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए बात, देखो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 6 नाम 54, 54 और 4 258, तो ये एक्चुअल में 6 बार कट रहा है इससे। और जब आप इसको 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 25 को 6 से कर कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 दोस्तों। ठीक है भाई, बात है समझे कि नहीं समझे भाई, इतने क्लियर। और एक्चुअल में हमारे पास ये 100 भी था दोस्तों, मैंने 100 वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक्चुअल में मेरे पास यहाँ 100 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल में गुना में 100 भी आएगा दोस्तों, ये यानी कि 15,000 दोस्तों की उसकी आई थी, उसकी आई थी। ठीक है, इतना समझो बात। ये तो एक्चुअल मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया, परंतु देखो एक चीज छोटी सी देखो यहाँ पे, मुझे ये चीज तो पता चल गई थी कि लास्ट में देखो ये 2 जीरो है, ये कितने दोस्तों 2 जीरो है, तो एक्चुअल में जीरो ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो 2 जीरो तो आते ही आते, तो मतलब क्या कि मेरे पास ये वाला भी कट जाता, या तो ये होता या फिर वो होता, या तो ये होता या फिर वो होता, परंतु हमारे पास उसके बाद वो 25 से कटता, तो मेरे पास एक्चुअल में वही एक आंसर बनना था जो 25 से भी कटा था और इसके पीछे 2 जीरो भी थे दोस्तों। ठीक है, ऐसे इस बात को हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ऐसा समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, यहां से थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं रहा दोस्तों, 100 भूल गए थे, 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो 15,000 आ जाएगा इसका, कितना दोस्तों 15,000 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी बात अगर मैं आपको यहाँ से और समझाने की कोशिश कर, देखो ये कितना था 12, आपको चीज क्लियर ना हो तो मैं ऐसे लिख सकता, देखो 0,4। ठीक है भाई, बटे में क्या है दोस्तों 97, गुना में 22, और देखो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली 25 जाएगा और ये 100 दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक चीज तो समझ गए थे, अब देखो इस 2 से ये हमने काटे 11 आया था, और यहाँ से आया था देखो 6 4 0 2 200। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पास ये 2 जीरो तो कटे ही नहीं थे, 2 जीरो तो कटे नहीं थे, और 5 और 2 एक जीरो और बनाता, मतलब कि मेरे पास 3 जीरो तो आते ही आते, और 3 जीरो आते तो केवल और केवल सी बन सकता। तो ठीक है, ऐसे वहां से आप समझ सकते, ये मैंने आपको पूरा डिटेल करा दिया। ठीक है, क्लियर चीज है। आइए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि अरुण एक कंप्यूटर बेचने के लिए, ठीक है भाई, बेचने क्या करता है वो, उसकी कीमत 20% लाभ पर अंकित करता है, मतलब कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस होता है किसका, कंप्यूटर का, उसका पहले 20% का लाभ पे जो वैल्यू अगर उसको मिलती, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए जो उसका मूल्य होना चाहिए वो उसका अंकित मूल्य रखता है, मतलब कि 20% लाभ पहले उसमें ऐड करके तब उसको अंकित मूल्य पर रखने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उसको फायदा हो सके पहले ही। ठीक है, मतलब कि 100 यदि मैं उसको क्या मान लू, कॉस्ट प्राइस मान लू, 100 क्या मान लू, कॉस्ट प्राइस मान लू, तो वो उसका जो मार्क प्राइस है वो क्या रख रहा अभी 20% लाभ पर रख रहा है, मतलब कि 100 उसका सीपीए तो उसमें 20% लाभ, मतलब कि 120 उसका क्या रख रहा है मार्क प्राइस रख रहा है, 120 क्या रख रहा है मार्क प्राइस रख रहा है। ठीक है, बात समझे कि समझे, मतलब कि ये उसके घर की बात है, मतलब खुद की बात किसी को पता नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है सब हमसे, क्या कह रहा है, और उससे के उसे 15% छूट बेचता है, मतलब अंकित मूल्य इतना कर देता है 120, कॉस्ट प्राइस तो 100 है, मूल्य कर दो 120, अब कह रहा है 15% छूट पर बेचता, अब इस पे 15% की छूट देता था, तो एक्चुअल में 120 पर 120 पर 15% की छूट दे देगा, मतलब कि 15% मतलब 3/20 दोस्तों, 3/20, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है भाई 3/20 छूट दे रहा है, तो मतलब क्या कि देखो 20 से काटेंगे 6 6 × 18, मतलब कि 18 की छूट दे रहा है दोस्तों, 18 की अगर वो छूट दे तो उसमें कितने में बेच रहा है एक्चुअल में, वो बेच रहा है 102 में, कितना बेच रहा है दोस्तों 102 में, 102 में उसको बेच रहा है एक्चुअल में, 120 उसने क्या कर दिया मार्क प्राइस कर दिया 20% प्रॉफिट के अंकित मूल्य अंकित करके। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में उसने 102 का बेचा, वो कितने बेचा दोस्तों 102 का, तो तदनुसार और उनका शुद्ध लाभ क्या है दोस्तों, उसका शुद्ध लाभ पता क्या है, एक्चुअल में 100 का था 102 में बेचा, मतलब कि 2% दोस्तों उसका क्या शुद्ध लाभ है 2%, भाई 100 पे 2 बढ़ रहा मतलब 2 कमा रहा ना भाई, 120 कर दिया था परंतु डिस्काउंट भी देना पड़ गया 15%, तो 2 का कमा लिया उसने। ठीक है, बात समझे नहीं समझे, क्लियर दोस्तों। आइए भाई देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हैं दोस्तों से,
पहले वाला क्वेश्चन तो इससे सक्सेसिव दो चीज घट रही है फिर उसके बाद परंतु उसको अभी इतना ही समझना, ठीक है। अगले पे ही आते हैं सीधा। आओ भाई देखो इस पे आओ भाई। देखो क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो देखो हम इसको डाटा को पहले सही तरह से अरेंज करते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को आंसर दे पाए। तो 9 संख्या दोस्तों, तो कह रहा कि 9 संख्या औसत तो 50 है, पहली 5 संख्या मतलब फर्स्ट 5 का जो औसत है दोस्तों कितना भाई 54 है, 54 दोस्तों, ठीक है भाई। और कह रहा कि अंतिम 3 का, भाई टोटल 9 है तो अंतिम 3 यहां से यहां तक मान लो, लास्ट 3 तो 8 होगी दोस्तों। इसका कितना दोस्तों, अंतिम 3 का है 52, कितना दोस्तों 52। और इन सभी 9 का दोस्तों, सभी 9 का, 9 संख्याओं का, 9 नंबर्स का जो हमारे पास औसत है वो कितना दोस्तों 50, कितना दोस्तों 50। और हमसे क्या कह रहा है, तो इसलिए छठी संख्या मतलब कि 6 नंबर यहाँ पे है दोस्तों, 5 के बाद 6 और ये लास्ट के 3 दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज देखो भाई, यहाँ से हमको ये चीज नहीं दी पता चलेगी भाई, तो एक बात देखते चले भाई आप, क्या कि देखो ये जो हमारे पास पहले वाले एवरेज हैं, औसत है दोस्तों, वो इससे बड़े हैं। तो कितने बड़े हैं, कितने बड़े ये समझ लो, क्योंकि हमको औसत का मतलब पता है कि हमको चीजें बैलेंस करनी है, मतलब जिसके पास फालतू है उससे लेकर कम वाले को देना, सबको बराबर करना इन 50 के बराबर। तो एक चीज देख पा रहे देखो क्या डेविएशन निकालें, देखो 50 ये कितना 54, तो कितना अधिक है दोस्तों 4। अब 4 अधिक 1 का ही नहीं है, 5 जनों का 4 अधिक है, तो मतलब कि इस यहाँ पे क्या डाटा, मतलब 20 नंबर अधिक है दोस्तों, ठीक है। बात को समझेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से 20 लिया जाए दोस्तों, यहाँ कितना अधिक है दोस्तों 2 अधिक है, और कितने को दोस्तों 3 का, तो मतलब यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 दोस्तों, यहाँ 6 अधिक है। बात को समझेंगे नहीं समझे बात को, क्लियर चीज है, ठीक है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन देखो एक बार, बस सभी का क्या 9 संख्याओं को औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं को 54 है और अंतिम 3 संख्याओं को दोस्तों 52 है, ठीक है भाई। तो देखो एक्चुअल में देखो यहाँ +20 है, यहाँ +6 है, तो एक्चुअल में औसत का मतलब था सबको बराबर करना, तो यहाँ से +20 लिया जाएगा और प्लस यहाँ से, हाँ मतलब कि +20 है और ये कितना +6 है, तो एक्चुअल में प्लस है दोस्तों, क्या है प्लस है, तो इनके पास प्लस है, हमको कितने बिल्कुल सबको बराबर देना, क्या देना दोस्तों बराबर देना, क्या करना भाई बराबर देना है दोस्तों। अब एक चीज समझोगे, बराबर देना इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ माइनस रहा होगा तब जाके हमारा सारी चीजें बैलेंस होंगी, सारी चीजें क्या होंगी दोस्तों बैलेंस होंगी। बात को समझे नहीं समझे, तो मेरे पास 50 से देखो यहाँ पे इसका मान लो जो ये हमारा +50 है, तो मुझे न्यूट्रल करना, तो मैं क्या करूंगा 20 और +20 + 6 मतलब 26, तो इसमें 26 घटा दूं, क्या घटा दूं तो 26 घटा दूंगा, तो मेरे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 24, कितना 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ -26 रहा होगा तब जाके सारे बैलेंस हो गए दोस्तों, ठीक है क्लियर, बातें समझ में कि नहीं आई। तो प्लस, ये तो प्लस होगी दोस्तों, तो ये माइनस रहा होगा ना, कितना दोस्तों वो भी -26, कितना भाई -26, तो माइनस इसमें 26 किया तो ये आया दोस्तों 24, कितना दोस्तों 24। चीजें क्लियर, ऐसे दोस्तों आपको एवरेज करना होता है, ठीक है, कर पाओगे इस तरह से, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आइए भाई, तो यहाँ पे -26 रहा होगा, ठीक है, तो अगर टोटल 50 है तो -26 रहा होगा, तो यहाँ 24 रहा होगा, क्या रहा होगा दोस्तों 24, ठीक है क्लियर चीजें। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या दोस्तों एकदम बिल्कुल सही है, क्लियर चीज है, ठीक है भाई। आइए समझे, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्त हमारे पास, देखो रेशियो से क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि x का 10% बराबर है y का 15% और बराबर z का 20%, तो x y z क्या है दोस्तों। देखो हमारे पास क्या x का, देखो भाई x का 10%, तो वैसे एक चीज देख पाओ जब हमारे पास सारी चीजें बराबर है और बट्टे में सबके परसेंट लग रहा है, सॉरी, तो बट्टे में 100 आएगा, यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100, तो हम रेशियो निकाल लें, तो हमको तो कॉमन चीजें वैसी हटानी है, तो परसेंटेज से तो परसेंट खत्म ही हो जाएगा, है कि नहीं। और का मतलब मल्टीप्लाई, देखो अब एक चीज देख पा रहे 2 से भी कटे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी और ये 5 दिया और ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसको सिंप्लीफाइड जो आएगा दोस्तों 2x 3y और 4z दोस्तों, इतना आएगा केवल। यहां से आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना।
अब एक छोटी सी बात ध्यान सुन लें दोस्तों, जब भी हमारे पास ऐसे तीन चीजें बराबर हो जाती है और उनके कोएफिशिएंट कुछ होते हैं और हमको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड चाहिए, मतलब ए बी सी हो जा तीन नंबर हो कोई भी, तो आपको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड चाहिए। तो आपको पता क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, जिसका चाहिए उसको ढको, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसको ढक लेंगे, 3 चौक 12 की गुना कर देंगे, ठीक है भाई। इसका चाहिए 2 चौक 8, ठीक है। इसका चाहिए 2 तिया 6। ये हमारे पास जो रेशियो है दोस्तों, वो क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई जेड का रेशियो होगा। एक्चुअल में रेशियो हमारे पास क्या होता है, वो नंबर होते हैं जिनको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको आगे नहीं काटा जा सकता, जहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब एक चीज देख पा रहे हैं, 12, 8 और 6, क्या ये अभी भी किसी से कट रहा है? आपके सर बिल्कुल कट रहा है। आप जानते हैं, देखो दो के पार्ट में सभी नंबर आते हैं, दो से तो कट रहे हैं, 2 तिया 2 चौक और 2 छिक्के, यानी कि अब हमारे पास जो परफेक्ट रेशियो बना वो है 6 4 3, 6 4 3, 6 4 3 दोस्तों। इन ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट दोस्तों। क्लियर चीज है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है। ऐसा हमारे पास काफी क्वेश्चन में बनता है डायरेक्ट, ठीक है भाई। ऐसा आप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जब आपके पास तीन रेशियो ऐसे आ जाते हैं, मतलब कि किसी का मल्टीपल एक्स, किसी मल्टीपल वाई, ये जेड, और एक्स निकालना, तो जिसको चाहिए उसको ढक लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट को। ये चाहिए तो इन दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये चाहिए तो इन दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर वहां के बाद भी अगर कोई कटता दिख रहा है तो काटो, कटता दिख रहा तो काटो दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही हो गया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे सीधा। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार देखो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कि 200 लीटर एल्कोहल के एक घोल में 30% एल्कोहल है, घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाना चाहिए कि घोल में एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। देखो 200 लीटर एल्कोहल दोस्तों, 200 लीटर क्या दोस्तों, एल्कोहल के घोल में, 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है, मतलब कि नाम एल्कोहल बोला जा रहा है, उसमें पानी भी दोस्तों, क्या है, पानी भी है, ठीक है। मिलाया जाए तो मतलब कुछ और मात्रा हो सकती है, ठीक है, पानी हो चाहे कुछ और डाल दो, उसमें ज्यादातर पानी होता है, ठीक है भाई। तो 200 लीटर एल्कोहल के घोल में 30% क्या एल्कोहल है, 30% एल्कोहल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3/10। मतलब अगर टोटल एल्कोहल का घोल 10 है तो उसमें से 3 यूनिट, यानी कि 3 क्या दोस्तों, उसमें एल्कोहल है, क्या दोस्तों, 3 क्या एल्कोहल है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे एल्कोहल, और मैं सॉल्यूशन ले दोस्तों एल्कोहल और उसको ले रहा हूं वाटर का, एल्कोहल और वाटर का दोस्तों। तो मेरे पास जो एल्कोहल है, एल्कोहल और वाटर, तो एल्कोहल कितना दोस्तों, 3 है, ठीक है। और बाकी कितना बचा दोस्तों, वाटर, वो कितना दोस्तों, 7 है, ठीक है। 3 और 7 है, और ये कह रहे 200 लीटर एल्कोहल है, ठीक है, बात समझे। आगे क्या कह रहा है, घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाना चाहिए, मतलब पानी एल्कोहल में कितना डालें कि हमारे पास एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। 50% मतलब 1/2, मतलब कि अगर दो हमारे पास टोटल मिश्रण है, यानी कि घोल है, तो उसमें से एक क्या होना चाहिए दोस्तों, एल्कोहल होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास रेशियो आ जाना चाहिए 1:1, 1:1। मतलब कि कहने का मतलब, अगर ये अनुपात ना कह के इसने परसेंटेज में चीजों को डिफाइन किया, तो हमको ये पता चलता है कि पहले यदि एल्कोहल 3 था, मतलब कि टोटल 10 था तो उसमें 3 था, अब हमको दोनों चीजें बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे बराबर। अब एक्चुअली जो हमारा वाटर में जो क्वांटिटी मैंने मानी है, तो वो थोड़ी परिवर्तित होगी, उसमें तो एल्कोहल डाल रही है तो एल्कोहल में चेंज आएगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि वाटर उसमें जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा, परंतु इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो पहले 7 था और यहाँ पे था 1, तो यहाँ तो वाटर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको सेम कर लूंगा, क्या कर लूंगा तो सेम, तो 7 से यहाँ गुना कर दूंगा और 7 से यहाँ कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स क्या कहता है दोस्तों, जो चीज तुम यहाँ करो वो यहाँ भी करो, मतलब कि दोनों चीज बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, वाटर में तो चेंज नहीं हुआ, परंतु एल्कोहल में होगा दोस्तों। देखो ये कितना 7 और कितना दोस्तों 3, तो एक्चुअली में यहाँ पे चेंज आया 4 का, कितना दोस्तों 4 का, कितना 4 का दोस्तों। बात है समझे कि नहीं समझे, मतलब कि मुझे 4 मतलब 4 यूनिट मुझे क्या डालना पड़ेगा, एल्कोहल डालना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो भी ना आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल होगा तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, इतना समझे। परंतु हमको दे रखा शुरुआत में कि 200 लीटर एल्कोहल है, 200 लीटर एल्कोहल के में 200 एल्कोहल नहीं, 200 लीटर एल्कोहल नहीं है, 200 लीटर का तो घोल है, मतलब कि 3 और 7 10 यूनिट का मतलब दोस्तों 200, कितना दोस्तों 200 लीटर। तो एक का मतलब कितना है दोस्तों 20, कितना दोस्तों 20, और हमसे पूछ रहा है 4 की वैल्यू, तो 4 का मतलब क्या है दोस्तों, तो एक का मतलब कितना है 20 है, तो 4 का मतलब दोस्तों 4 गुना 20 यानी 80,
80 लीटर दोस्तों उसमें एल्कोहल डालेंगे, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर चीज है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना होता है, ठीक है। कर पाए दोस्तों, ये रेशियो का एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में बनता है, और इसको करने का जो बेस्ट ऑफ अप्रोच है दोस्तों वो यही है दोस्तों, सबसे बढ़िया। और आपको भी ऐसे ही करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एज का भी बनता है, सेम रेशियो पे बनता है, ठीक है। तो देखो आइए चलते हैं भी आगे, चले भी देखो, आ जाइए। आइए आगे चलते हुए, आप इसको एलिगेशन लगा के भी कर सकते थे, परंतु उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से कर पाओगे रेशियो से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि एक स्कूल के 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 छात्र स्कूल में, उनकी औसत आयु 14 वर्ष, ठीक है। आगे कह रहा है कि 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के दो छात्र स्कूल में प्रवेश लेते हैं, छात्रों की नई औसत संख्या क्या। अब देखो ऐसा तो जनरल क्लासेस में होता रहता है, ठीक है। तो 20 छात्र थे, उनकी औसत आयु थी 14। अब हमारे पास दो छात्र आ गए 19 और 20 साल के। तो देखो भाई 20 की औसत आयु क्या दोस्तों, औसत थी उनकी कितने भाई, 14, कितने दोस्तों 14। अब एक्चुअली हमारे पास जो न्यू औसत बनेगा, नया औसत, नया औसत, नया औसत। और ऐसा नया औसत के लिए वैसे औसत का फॉर्मूला क्या था, टोटल आंकड़ों की संख्या बट टोटल सॉरी टोटल आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। परंतु हमारे पास देखो यहाँ पे आंकड़ों का योग तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब चलो हम देखो ये 14 दोस्तों, इस 14 में चेंज करके हम निकाल सकते हैं, कैसे देखो। अब ये कह रहा है कि देखो 19 और 20 साल के दो बच्चे आए, तो एक चीज समझो, अगर वे 14-14 साल के ही आ जाते ताकि औसत में परिवर्तन आता, आप नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे पास 20 का औसत 14 है और ऐसे में 1000 बच्चे ले आता हूं जिनका जिनकी एज 100 ही है, सॉरी जिनकी एज 14 है, कितनी दोस्तों 14 है, तो उस पर औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 14 था सब ना किसी से ले ना दे, तो 14 के साथ 14 ऐड हो गया, तो सबको औसत 14 हो गया। परंतु ये क्या करे दोस्तों, ये भाई 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, क्योंकि 14 तो लेके आ रहा है, ठीक है, प्लस 5 लेके आ रहा है, ये औसत को चेंज कराएगा। अब दोस्तों एक ये कितना लेके आ रहा है, +6, यानी 6 साल एक्स्ट्रा ये लेके आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों जब आए तो हमारे पास जो औसत होगा, मतलब जो हमारे पास एज बनेगी उसमें 11 एक्स्ट्रा बनेगा। अब 11 एक्स्ट्रा बनेगा, ऐसा तो नहीं हम इनका एज कम कर देंगे भाई, एज तो कम नहीं हो सकती, एज कम थोड़ी हो सकता, तो ये एक्स्ट्रा लेके आएंगे 11। अब 11 को सब में बांट देंगे, 11 को सब में बांट दें। तो अब 11 को सब में बांटेंगे कैसे, देखो 11 को सब में बांट देंगे तो जितना जितना बढ़ेगा सभी में वही क्या दोस्तों एवरेज बढ़ जाएगा। अब एक चीज देखो भाई, हमारे पास 20 छात्र पहले थे, दो ये आगे, तो 22 हुए, कितने दोस्तों 22 हुए, तो 22 में बटेगा दोस्तों ये 11। अब 11 साल 22 में बांट में तो सभी के हिस्से में कितना है दोस्तों, आधा आधा साल है, मतलब 6-6 महीने आए, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो आधा आधा साल सभी के उसमें आ गया दोस्तों, क्योंकि पॉइंटों में दे रखा, अगर मंथ में दे रखा हो ना तो मेरे पास क्या दोस्तों 14.6 मंथ होता, 14 ईयर 6 मंथ, परंतु मेरे पास पॉइंटों में तो मैं इसको 1/2 की तरह ट्रीट करूंगा। तो मैं यहां से कहूंगा जो मेरे पास जो नया होता है दोस्तों 14 प्लस 0.5 कह दूंगा दोस्तों, 0.5 यानी कि आधा साल कह दो एक तरीके से आप, तो मैं कह दूंगा 14.5 नया होता है, 14.5 दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। भाई 14 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो बढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखो अगर अब बढ़ रहा है, चीजें क्या कर रही बढ़ रही है, तो हमारे पास औसत घटेगा थोड़ी, ये भी नहीं हो सकता था दोस्तों, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, मैंने ऑप्शन से भी इसको करना सिखाया आपको कैसे। देखो एक चीज समझ में आ गई, औसत है दोस्तों जो भी, भाई चीजें बढ़ रही हैं, एक चीज तो समझ में आ गई 14 है, तो ये बढ़ा के लेके आ रहा है, तो सिंपल सी बात एवर औसत तो बढ़ेगा, औसत तो बढ़ेगा। परंतु ये औसत से पहले छोटे थे, तो मैंने 13 कर दिया, 13.5 को 14 काट दिया, तो एक ही ऑप्शन था जो 14 से बढ़ाता है, ऑप्शन बी इज राइट, 14.5 इज राइट दोस्तों, ठीक है। आओ भाई आगे चले भाई, आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो क्या कह रहा हमसे ध्यान से देखो, ये भी दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाएं अपनी, तो आप ये डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे सीधे। आप कैसे, ध्यान से देखो मेरी तरह, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि UVW मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीन व्यक्ति UVW एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यू अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यू अकेले, यू दोस्तों वो अकेला अगर करे तो उस काम को कितने दिन कर देगा, 60 दिन में, कितने दोस्तों 60 दिन में, ठीक है। आगे क्या कह रहा हमसे, यू और डब्ल्यू मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बस तीनों कर रहे 15 में,
यू और डब्ल्यू से काम, वी और डब्ल्यू से काम करवाने वाला है, वी और डब्ल्यू से काम करवाने वाला है। अब एक चीज बताइए आप, जब तीन लोग किसी को काम को करेंगे, तीन लोग किसी को काम को करेंगे और वहां पे दो लोग कर रहे हैं दोस्तों उस काम को, तो एक चीज तो समझ में आ गई है कि हमारे पास जो समय है वो ज्यादा लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, 15 से ज्यादा, क्योंकि एक जना गया तो दोस्तों टाइम तो बढ़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा समय लगे। बातें समझे नहीं समझे? मतलब एक ही का भाई नोटबुक बनवाते हैं जैसे आप, कि एक ही नोटबुक तो तीन बच्चे बनाए, ठीक है, और उसको दो बनाए दोस्तों, तो दो तो ज्यादा समय लेंगे दोस्तों। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारे पास जो वी और डब्ल्यू है वो 15 दिन से अधिक ही लेंगे, ऐसे कम थोड़ी ले लेंगे यार। बातें समझ में आ रही कि नहीं यार? इतनी चीजें तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। भाई कोई जा रहा तो उसके बट का कौन काम करेगा? यही तो करेंगे। अब ये करेंगे तो अपना बटका करेंगे, उसके बटका करेंगे, तो समय ज्यादा नहीं लेंगे। मतलब कि हमारे पास इसका उत्तर डायरेक्टली आप बता सकते हो। देखो 15 दिन में तो तीनों ही कर रहे हैं, तो 14 दिन में थोड़ी कर देंगे भाई वो, है कि नहीं? ना 12 दिन में कर पाएंगे, ना ये 10 दिन में कर पाएंगे। ये तो एक्चुअल में उसको कम दिन में हो गया ना, आधे तो कम दिन घट जाते। तो हमारे पास एक्चुअल में केवल और केवल बी इज राइट बनेगा यहाँ पे। बी इज राइट, क्लियर कि नहीं? भाई जा रहा तो 15, एक दिन समझा कि 15 से बड़ा रहेगा, 15 से बड़ा केवल एक था, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अब देखो ये तो था दोस्तों क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका। ऑप्शन से करने का तरीका बेसिक अपनी नॉलेज लगा के हमने चीजों को हैंडल कर लिया। परंतु हमको अगर डिटेल करना पड़ जाए तो हम कैसे करें? देखो वी यू वी प्लस डब्ल्यू तीनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन, तीनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं? 15 दिन में, ठीक है भाई। और केवल यू, अगर यू हो केवल, वो करा इसको कितने दोस्तों? 60 दिन। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने तरीका दोस्तों इनका एल्शियम लेंगे, 15 और 60 का एल्शियम आया 60, ठीक है भाई। तो 15 यानी कि इनकी एफिशिएंसी है कि सभी की 4 और इसकी आगे दोस्तों 1, ठीक है भाई। क्या है दोस्तों? 1 आ गई। अगर यू की 1 है दोस्तों तो इन दोनों की मिला कितनी दोस्तों? टोटल 4, तो ये कितने आ दोस्तों? इन दोनों की आ गई 3, इन दोनों कितने दोस्तों? 3 आ गई, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि इन 3 से ही काम कराना, किससे कराना? मतलब कि किससे किससे भाई? वी और डब्ल्यू से। तो 3 के एफिशिएंसी से काम करेंगे और 60 काम कराना वी प्लस डब्ल्यू से, वी प्लस डब्ल्यू से। मतलब मेरे पास आ जाएगा 60। एफिशिएंसी कितनी इनकी? 3। तो देखो ये इस काम कर देंगे 20 दिनों में दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन पर जा सकते हो, अदरवाइज आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए, ठीक है। चीजें क्लियर दोस्तों? जब भी आपके पास ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो एक बार आप लॉजिक, जो कॉमन सेंस है वो लगा लिया करो आप, ठीक है। तो इसमें कोई मैथ की कोई जरूरत थी नहीं, जो मैंने आपको बताया था ना ऑप्शन से, उसमें मैथ की जरूरत थी क्या? आप समझ गए कि हाँ सर कोई जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अपना अपना काम तो करेंगे करेंगे, उसके बटका भी तो करेंगे, है कि नहीं? बातें समझे नहीं समझे? तो दोस्तों उनको टाइम ज्यादा लगेगा। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे क्या कह रहा है ये समझो। ये कह रहा है कि दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से किलोमीटर से 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल पड़ती है दोस्तों। उनके मिलने के समय दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, ठीक है भाई। और ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखो बात को समझो पहले, क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो यहां दोस्तों ए है और यहां बी है, दो स्टेशन दोस्तों ए और बी। एक ट्रेन यहां से चलती है दोस्तों, एक ट्रेन यहां से चलती है, मान चलो उसकी यहां से चलती है उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 16 मील यानी कि 16 मील पर आवर, एमपीएस मतलब मील पर आवर, ठीक है भाई। और यहां से चलती है जो ट्रेन, उसकी स्पीड है वाई, और वो क्या कह रहा है उसमें? 21 मील पर आवर, 21 मील पर आवर, ठीक है भाई। बात को समझे थे ना? ठीक है भाई। ये चीजें क्लियर समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। अब देखो मैंने आपको कई बार बता रखा, जब भी हमारे पास दो स्पीड की बात होंगी तो वहां पे हमेशा ही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब कि सापेक्ष चाल का सिद्धांत लगता ही लगता है। और जब भी हमारे पास दो स्पीड एक दूसरे की तरफ चल के आती हैं, दो ट्रेन या दो कार या दो बस कुछ भी जब एक दूसरे की तरफ आती है, तो हमारे पास वहां पे जो सापेक्ष चाल होती है वो उन दोनों स्पीड का जोड़ होता है। क्या दोस्तों? जोड़ होता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बने दोस्तों क्या बन जाएगी? एक्स प्लस वाई, यानी कि 21 और 16, यानी कि रिलेटिव स्पीड में अगर बताऊं तो आपको ये बनेगी मेरे पास, देखो यही लिख देता हूं एक बार मैं, रिलेटिव स्पीड है आर एस, ठीक है। तो 21 प्लस 16 मतलब आ गया भाई, चलो एक बार लिख दे, 16 प्लस 21 ये आ गया दोस्तों 37। इसकी तो हमको जरूरत पड़ती भाई, मील पर आवर, ठीक है भाई। बात को समझेंगे नहीं समझे? अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा हमसे आगे, ये कह रहा हमसे क्या कि
उनके मिलने के समय, जैसे मिल गई, मान चलो यहां मिल गई है, ठीक है, मिलने के समय दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुके दोस्तों। मतलब एक सिंपल जो है, ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा दूरी तय करेगी। भाई एक समय में तो मिली है तो मतलब इतने घंटे चलेगी, इतने घंटे ये चलेगी, परंतु ये तेज स्पीड से चले तो ये ज्यादा तेज आगे आई होगी, है कि नहीं? ठीक है, परंतु ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 60 मील अधिक चलिए। अब एक छोटी सी बात समझो भैया, यदि मैं ये कह दूं इसकी भी स्पीड 16 थी और इसकी भी स्पीड में 16 कह दूं, अब दोनों की स्पीड समान है तो दोनों दोस्तों बराबर डिस्टेंस चलेंगे, मतलब बीच में मिलेंगे तो बिल्कुल, है कि नहीं? मतलब इतनी की स्पीड से आप चले और इतनी की स्पीड से कोई दूसरा आपको दो चले, तो दोस्तों सेम स्पीड है तो बीच में एकदम बिल्कुल मिलेंगे आप, ठीक है। अगर ऐसा ही होता तो ये 16 से चले दोस्तों, ये केवल बीच में मिला पाती, परंतु ये थोड़ा सा इस तरफ मिलेंगे। देखो तो एक्चुअल में जो ये 60 मील डिस्टेंस इसने चली है एक्स्ट्रा, वो किसकी वजह से चली है? 16+5 यानी कि इस 5 मील पर आवर की स्पीड से दोस्तों ये चली है इसने। समझे बात को? समझे? मतलब कि जो एक्स्ट्रा स्पीड है इसकी 5, इससे दोस्तों उसने 60 मील एक्स्ट्रा चल दिया। 16 तो दोस्तों बराबर करने के 16 तो यहां चल दी, पर जो 5 जो एक्स्ट्रा है इसकी वजह से उसने कितना चल दिया? तो 60 अधिक चल दिया। मतलब कि अगर मैं ये कह सकता हूं यहां पे स्पीड कितनी दोस्तों, स्पीड कितनी है भाई? 5 मील पर आवर अधिक है, मील पर आवर दोस्तों, ठीक है भाई। और ठीक बात को समझ रहे? और डिस्टेंस कितनी चल दोस्तों? इसने 5 मील पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड से 60, कितनी दोस्तों? 60। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसको टाइम निकाल सकता हूं मैं यहां से, क्या 60 मील चलिए दोस्तों, बट टाइम कहते तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कहते हैं एक्स्ट्रा 5, तो ये कहीं ना कहीं इसने 12 आवर में ये डिस्टेंस इन्होंने चली होगी, 12 आवर। मतलब मैंने यहां से क्या निकाल लिया? समय निकाल लिया वो जिसमें दोनों दोस्तों मिलेंगे दोस्तों से। क्लियर बात क्यों नहीं समझे? केवल इसकी हेल्प से 5, क्योंकि 16 से, अगर 16 से चलती तो दोस्तों बराबर समय में पहुंचती और बराबर दूरी चलती केवल, परंतु एक्स्ट्रा चली है केवल 5 की स्पीड से, 5 की वजह से। तो दोस्तों स्पीड 5 बराबर मील पर आवर, 60 डिस्टेंस चली है 5 से, तो इसको इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस दूरी ट्रेवल करी है वो 12 घंटे के लिए करी दोस्तों। कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के। और हमसे कह रहे हैं कि ए और बीच की दूरी क्या दोस्तों। अब एक चीज समझो, देखो ये तो है कि रिलेटिव स्पीड दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा और हमसे पूछ रहा क्या दोस्तों? ये पूछ रहा भाई डिस्टेंस पूछ रहा, क्या पूछ रहा? डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछा दोस्तों। दूरी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हो दोस्तों क्या? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड क्या दोस्तों? रिलेटिव स्पीड। अब दोनों की बात आ गई ना, तो रिलेटिव स्पीड दोस्तों कितनी है? 37 मीटर पर आवर, ठीक है भाई। और हमारे पास जो टाइम है वो भी आवर में आ गया, कितना दोस्तों? 12, तो 12 से गुना कर दो। बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों? यहां से इन ए और बी के बीच की दूरी दोस्तों आ जाएगी। क्लियर? देखो भाई, तो आप गुना कर देखो, 2 7 14, लास्ट में कितना दोस्तों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4, यानी 4 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि बोलोगे 444 मील दोस्तों, ठीक है। यानी कि इन ए और बी के बीच की दोस्तों कितनी दोस्तों? 444 मील। क्लियर? चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि ये आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों, किस तरह से जब हमारे पास दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है रिलेटिव स्पीड लगती है, और यहाँ पे जो 60 किलोमीटर पर 60 मीटर 60 मील दोस्तों एक्स्ट्रा चल रहा है, वो 5 की स्पीड चल रहा है, 5 एक्स्ट्रा की चल वजह से चल रहा है। मैंने वहां से निकाल लिया आवर, टाइम आ गया, टाइम आ गया तो मैं सिंपल सी बात, मेरे पास स्पीड रिलेटिव स्पीड मैंने यहाँ पहले कैलकुलेट कर चुका था 37 मील पर आवर, वहां से मैं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 37 इंटू 12 और 2 7 14, लास्ट यूनिट डिजिट होगा 4, केवल ऑप्शन बी इज 4 यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आओ सीधा क्वेश्चन 13 पे जंप करते हैं। देखो क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा कि स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है दोस्तों। ठीक है भाई, नाव की स्पीड यदि स्थिर जल में, तो नाव की स्पीड, ठीक है, अगर उसमें वाटर को फ्लो ही नहीं है, ठीक है, तो यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा की गति क्या आती है? अब देखो धारा समझ लो, ये धारा बहुत कॉन्सेप्ट, देखो रेट स्पीड यहां भी कम करेगी। देखो ये क्या दोस्तों, मान चलो वाटर का फ्लो है इस तरफ, ऐसे पानी बह रहा है, गंगा बह रही है दोस्तों, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ दोस्तों। ये मैंने एरो इसलिए लगा दिए कि आप समझ पाएंगे जो वाटर को जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो इस तरफ है दोस्तों। ठीक है भाई, समझे बात को? नहीं समझे भाई? ठीक है, क्लियर? इस तरफ वाटर का फ्लो है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक नाव है, क्या दोस्तों? नाव है, यानी कि बोट है दोस्तों,
नाव मतलब बोट, जिसकी स्पीड को मैं बोट से ही लिखूंगा, बोट यानी कि 20 है दोस्तों। और क्या कह रहा है वो, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ठीक है, अगर उस थिरजल की बात करते हैं तो उसकी एक्चुअली बोट की ही स्पीड है, किसकी दोस्तों, बोट की स्पीड है। ठीक है, अभी अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ये धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब इसके अपोजिट यानी कि अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ एक नाव भी जाती है, तो वहां पर होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम की तरफ ही। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे। और यदि मतलब अगर हिंदी में बात करो तो अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल। ठीक है, इस तरह से बात कर सकते हैं। अब बात करें प्रतिकूल अपस्ट्रीम, मतलब अगर पानी इस तरफ बह रहा है और अगर नाव इस तरफ आ रही है तो यहां पे बात आती है प्रतिकूल यानी बोला अपस्ट्रीम की। तो एक्चुअल में देखो, तुम एक छोटी सी चीज फील करो, जब भी इस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है और इस तरफ हमारे पास क्या दोस्तों, क्या कर रही है, नाव आ रही है, इस तरफ आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इसको थोड़ा इस तरफ पुश करेगी तो उसकी स्पीड को घटाएगी दोस्तों, क्या है दोस्तों, स्पीड को घटाएगी। तो ये एक्चुअल में यहां से ज्यादा दो स्पीड ही रही है, इस तरफ वाटर जा फ्लो कर इस तरफ, परंतु वाटर वाले केस में दोस्तों यहाँ पे स्पीड अब ऐड नहीं होंगी, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगे दोस्तों। इस चीज को आप प्रैक्टिकली जब आपने महसूस किया हो कभी तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली रेट स्पीड, जब भी हमारे पास धारा के प्रतिकूल जाना हो तो रेट स्पीड हमेशा एक में से दूसरी घटती है, बड़ी वाले इसमें छोटी वाली। तो बड़ी तो हमेशा सिंपल सी बात है बोट की होगी, अगर बोट की वाटर से कम हुई तो बोट को तो पानी फेंक देगा आगे की तरफ, है कि नहीं, यही तो होता है। प्रैक्टिकली आप जब सोचेंगे तो आप इस चीजों को फील कर पाओगे दोस्तों। तो बोट इस तरफ आ रही है तो ये बोट है, मान चलो ठीक है दोस्तों, बोट है इस तरफ आ रही है। ठीक है, इसका जो फ्लो इस तरफ है, तो देखो वाटर स्पीड कहते हैं वो डब्ल्यू, क्या दोस्तों, डब्ल्यू है, और इसकी दोस्तों बी। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड आर एस, रिलेटिव स्पीड दोस्तों बी माइनस डब्ल्यू होगी, बी माइनस डब्ल्यू दोस्तों, बी माइनस डब्ल्यू। बात को समझे नहीं समझे। और बी कितने रखा दोस्तों, 15, सॉरी 15 नहीं 10 है, कितना भाई 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 10 - डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है तो रेटिव स्पीड आ गई। और ये कह रहा है कि ये 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की गति देखो, धारा की गति तो देखो 6 घंटे में 45 किलोमीटर, 6 घंटे में 45 किलोमीटर। तो देखो हमारे पास स्पीड क्या है दोस्तों, 10 - डब्ल्यू, 10 - डब्ल्यू। और हमारे पास देखो टाइम भी दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। तो मेरे पास जो स्पीड वो होती है दोस्तों, स्पीड होती है वो क्या है दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना चलना दोस्तों, डिस्टेंस 45 किलोमीटर, टाइम कितना लेना है 6, स्पीड से किससे जाना दोस्तों 10 - डब्ल्यू। क्लियर, क्योंकि प्रतिकूल कह रहा दोस्तों, समझे बात को नहीं समझे, क्लियर। ठीक है, तो अब यहां से दोस्तों डब्ल्यू की वैल्यू निकाल, देखो 6 से काटो इसको, 6 - 7 = 42, 6 - 7 = 42। ठीक है, 6 - 7 = 42 है कि भाई, यहां से कितना 3, कितना 3 और फिर इसे लगाएंगे 0, तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 यानी 7.5, 6 × 5 = 30। मुझको डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, डब्ल्यू। तो दोस्तों माइनस का इस तरफ जा, मतलब कि ऐसे कह सकता हूं मैं 10 - 7.5 इस तरफ आ गया और डब्ल्यू इस तरफ आ गया। तो मेरे पास डब्ल्यू एन वाटर की जो स्पीड है कितनी है भाई, 10 में से 7.5 गया तो 2.5, 2.5। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, 2.5 इज द राइट आंसर। क्लियर, चीजें समझे कि नहीं समझे, इतने चीजों को एक्सप्लेन क्यों किया जा रहा है, प्रैक्टिकली क्यों समझाया जा रहा है कि ये क्वेश्चन एज अ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में से हो जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट आपके लिए होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में दोस्तों उन चीजों को फील कर पाएंगे दोस्तों। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को इस तरह से करने का एक पर्पज है कि हाँ, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है और आप पढ़ने जाओ दोस्तों एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट ये चीजें आपके चीजें माइंड में क्लिक होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप वहां पे बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद इसी से कराया जाए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। ठीक है, आओ भाई, देखो 14 नंबर देखो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि 2100 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% कम कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास भाई। इस पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट लगा के 2100 2352 हो रहा है। तो हमारे पास राशि पूछा, देखो एक चीज बताओ, 2100 तो हमारे पास क्या मूलधन है, ब्याज मिल के कितना होता है 2100 2352, तो ब्याज कितना होता देखो 2300 वैसे किसी के दिन 252,
252 ब्याज मिला दोस्तों। ये कितने साल का? 2 साल का। कितने का दोस्तों? 2 साल का। कितने का दोस्तों? और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? दोनों साल बराबर होता है, मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल क्या है दोस्तों? 2 से डिवाइड कर दो, तो 1, 2 और 6, मतलब 1 साल में हम कमा रहे 2100 रुपए पे 126 रुपए। कितने दोस्तों? 26 रुपए। अब यहां पे बात करी गई कि 1% रेट कम होता, मतलब कि रेट तो निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। तो देखो हमारे पास एक, अब रेट निकालना, तो रेट क्या हो दोस्तों? एक्चुअल में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला है, मतलब कि 2100 पे कितना है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ? देखो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वहां, सिंपल ऐसा निकाल 2 साल के लिए, परंतु मैंने 126 को केवल मुझे 2100 से करना, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल पाऊंगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए ये लगा दे मैं 100 × 100। तो एक चीज देख पा रहे हैं आप यहाँ से, क्या कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 छिक्के 126, मतलब कि रेट क्या रही दोस्तों? 6%। क्या दोस्तों? 6%। अब ये कह रहा है कि 1% कम रही होती, मतलब कि 5, मतलब कितनी की? 5। 6 में से अगर 1 कम करें तो 5 ही तो आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। अगर 5 आएगा तो मुझे क्या कर देना कि इस पे 2100 पे रेट 5% लेके सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना 2 साल को। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, मतलब कि पहले साल का 5, अगले साल का 5, और मतलब कि टोटल होगा 10। मतलब कि मेरे को इसका 10% कैलकुलेट कर देना। सिंपल क्या कर देना दोस्तों? सिंपल क्या करना? 10%। तो अगर मैं 2100 का 10% निकालूं, 2100 का 10% निकालूं, तो मेरे पास आएगा 1/10। तो 10% का मतलब डायरेक्ट 1/10 ही तो होता है। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर भी, 2100 और हमें 1/10, मतलब कि मैं कमाऊंगा उस पर 210, केवल 210। चीजें क्लियर? क्लियर भाई? बातें समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के कर लिए तब भी वही बात पड़ रही है, और मैं डायरेक्ट कर दे आपको तब भी समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है। ऑप्शन ए। ठीक है भाई, 210 रुपए दोस्तों वो कमाएगा। ठीक है, 1% ब्याज कम करके। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बस 252 तो नहीं करता, 252 इंटरेस्ट चाहिए था। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पा जाओ सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या हमारे पास ये कह रहा हमसे कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। कितने वर्ष में? 5 में। कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि तो कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, अब एक्चुअल में हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। जैसे आप पैसा किसी को देते हो, किसी से लेते हो, तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करते हो हमेशा। ठीक है, आपके घर वाले कहते होंगे कि जैसे कि हमने किसी को पैसा दिया, वो 3 साल बाद डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 साल बाद डबल हो जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगले 3 साल बाद क्या होगा, फिर उसका डबल हो जाएगा। ऐसे डबल होता चलता, मतलब कि जितने साल में एक बार डबल हुआ ना, अगली बार जो उसका डबल होगा वो अगले 5 साल में हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास यदि प्रिंसिपल एक है, क्या दोस्तों? एक है। क्या दोस्तों? एक है। अगर ये प्रिंसिपल मेरा क्या कह रहा है? दोगुना है रहा भाई 5 साल में। कितने भाई? 5 ईयर्स में। बात समझे नहीं समझे? यानी एक प्रिंसिपल था, वो 5 साल लेके दुगना हो गया। 5 साल। रेट वेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, रेट तो निकालनी नहीं है। ठीक है, तो एक तो मतलब कि 1 से 2 हो गया 5 साल में, तो ये हर बार दुगना होगा अगले 5 साल में। बात समझे नहीं समझे? तो ये कह रहा हमसे कि ये 8 गुना कब होगा? मतलब कि देखो 1 से 2 हुआ 5 साल में, अब अगली बार इससे डबल होगा, मतलब कि 4 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। तो कितने साल लगेंगे? 5 साल में। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमको करना 8 गुना, तो 4 का दोगुना ही तो 8 होता है दोस्तों। 4 का दोगुना ही क्या दोस्तों? 8। तो 5 साल और लगेंगे, मतलब कि 1 से 8 होने में 5 + 5 + 5, मतलब कि 15 साल में वो धन 8 गुना हो जाए। 15 साल। ऑप्शन सी इज राइट, यानी 15 ईयर्स। क्लियर चीज है? ऐसे आपको चीजों को समझना। क्लियर के नहीं? ऐसे हमारे पास से क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, क्लियर बात है? समझ में आई कि नहीं दोस्तों? देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने इस तरह से कराए कि आप डायरेक्ट एग्जाम वाली अप्रोच से करें चीजों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम देना है और वहां पे अच्छा स्कोर करना, क्योंकि आपका एक एक नंबर इस एग्जाम में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। और उम्मीद मेरी दोस्तों यही रहेगी कि हाँ, मैं आपका दोस्तों मैं इसमें 100% स्कोर कराऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये आपका दोस्तों पेपर से पहले का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। ठीक है, और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीजें पसंद आए जो मैंने आपको करवाई है। और आप सभी को दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जाम दोस्तों बहुत सुंदर और अच्छा हो दोस्तों।
जिससे कि आप अपनी मनचाही जॉब ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय दोस्तों।